एवरीवन, आप लोग मस्त और जबरदस्त हो गए। आशा करते हैं आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एग्रोनॉमी के सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। कहते नहीं, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा, भविष्य जरूर बेहतर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत है, तो क्या बताओ? कपास, मक्का, बाजरा और ज्वार। उधर बैठो। कपास, मक्का, बाजरा और ज्वार। तो क्या बताओगे इसमें? जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो राजस्थान में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, कपास, ज्वार, कपास, मक्का, बाजरा और ज्वार। अपनी बुक देना। ठीक, इसका आपको ऑप्शन इज राइट बताना है। और हम लोग जो बात करते हैं कपास से, तो कपास का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो आप बताओगे गोसेपियम स्पेसीज होता है। मक्का का साइंटिफिक नेम जियामेज होता है। बात करेंगे बाजरा का साइंटिफिक नेम हमारा क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? बाजरा का जो साइंटिफिक नेम होता है हमारा पेनिसेटम टाइफोइडस होता है। और ज्वार का साइंटिफिक नेम सोरघम बाइकिलर होता है। तो राजस्थान में खरीफ फसलों में सर्वाधिक हम लोग क्या उगाते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? बाजरा उगाते हैं। कौन सी फसल उगाते हैं हम लोग? बाजरा उगाते हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 51। धान में औसतन हलिंग प्रतिशत कितना होता है? अब राइस में हलिंग प्रतिशत कितना होता है? कोई बोले छिलके का अनुपात। तो क्या बताओगे? 2/3 बताओगे। मतलब 3 में से 2 हिस्सा क्या होगा? छिलका होगा। 100 का अगर 2 हिस्सा निकालोगे तो कितना आएगा? 66 के करीब रेशियो आएगा। तो 66 के करीब में कौन सा ऑप्शन है? तो बी ही है, बाकी कोई ऑप्शन हमारे नहीं है। 2/3 मतलब अगर इसका निकालोगे तो मतलब 100 रुपए है और 3 लोग हैं, और 2/3 निकल जा रहा है तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 66.33। तो उसका ऑप्शन कौन सा? 65 उसी के पास की संख्या है। अगला है हमारा सोयाबीन। तो सोयाबीन पहले हम जानेंगे सोयाबीन का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो आप बताओगे ग्लाइसिन मैक्स होता है। और सोयाबीन जो एक हमारी कैसी फसल है? आपसे कोई पूछे तिलहनी फसल है कि दलहनी फसल है, कि तिलहनी और दलहनी दोनों फसल है, तो लेकिन तो आप क्या बताओगे? हम लोग सोयाबीन मूलतः दलहनी फसल भी करते हैं, इन्हें तिलहन के रूप में भी उगाई जाती है भारत में। तो क्या बताओगे? तिलहनी और दिलहनी दोनों फसलें हैं। सोयाबीन में कौन सा राइजोबियम पाया जाता है? तो क्या बताए? राइजोबियम जपोनिक्स पाया जाता है। राइजोबियम जपोनिक्स पाया जाता है ना। इसे बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोलिया ही पाया जाता है ना। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित राजस्थान के एरिया में कौन सी मिक्स्ड क्रॉप्स उगाई जाती है? मतलब मिक्स्ड क्रॉपिंग का उदाहरण है। तो अब देखा जाए हमारे है तो तीनों, लेकिन ज्यादातर बेसिकली जो यूज की जाती है उसके लिए ऑप्शन के तहत हमें पता होनी चाहिए। तो आप क्या बताओगे कि जो हमारी मूंगफली और तिलहन है ये जो राजस्थान में उगाई जाती है, बाकी तो सरसों और गेहूं भी मिक्स्ड क्रॉपिंग में उगाई जाती है, लेकिन अगर राजस्थान का एरिया के अकॉर्डिंग बताओगे तो क्या बताओगे? हमारी कौन सी है? मिक्स्ड क्रॉपिंग है। बात करते हैं चना और सरसों, क्या है? इंटर क्रॉपिंग है। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग में 2 फसलों को एक साथ एक लाइन में करके बोई जाती है इंटर क्रॉपिंग में, है ना। आगे देखिए, अगला है, मूंगफली में दानों का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? जैसे मूंगफली में दानों की का प्रतिशत अनुपात कितना होता? तो आप बताओगे मूंगफली की फलों में 70% कैसे होते? दाने होते हैं, जबकि 30% क्या पाए जाते हैं? हमारे छिलके पाए जाते हैं। सीलिंग प्रतिशत अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? 70% होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 70% होती है। क्लियर हो गया कितना होता? अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया 56 का। जियामेज का किसका साइंटिफिक नेम है? तो सबसे पहले हमने बताया था ज्वार का साइंटिफिक नेम क्या होता है, और बाजरे का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बाजरे का पेनिसेटम टाइफोइडस, ज्वार गस सोरगम बाइकेलर, और मक्के का जियामेज होता है। आप लोग बताना ग्वार का साइंटिफिक नेम क्या होता है कमेंट बॉक्स में करके, है ना, ग्वार का बताना। ठीक, अगला है, अरहर की एकल फसल के लिए
प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा कितनी ली जाती है अरहर की खेती के लिए? अरहर का जो साइंटिफिक नेम होता है हमारा, क्या बताओगे आप लोग? केजनस केजान होता है। क्या होता है अरहर का जो साइंटिफिक नेम होता है हमारा? केजनस केजान होता है। और अरहर की जो फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा कितनी होती है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और एक चीज याद में, जितने भी राजस्थान और हरियाणा या अदर किसी भी स्टेट से हैं या ऑल इंडिया कहीं से भी है, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी अभी आई हुई है, जिसके 13 जनवरी से फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। जो जो बच्चों ने 12th एग्रीकल्चर से किया है वो उस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसको डालना है कि अभी कंपटीशन का देखना किस तरीके से कंपटीशन आता है, उसमें आएगा क्या बेसिकली कि एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन और उसके बाद हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन आएंगे और डेयरी के 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 25 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, राजस्थान की जीएस और इंडिया की जीएस उसमें मिला के, और 15 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा आपका। तो जो बच्चे उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ से आपकी एग्रीकल्चर हम कवर करा देंगे, बाकी आप अपने आप पढ़ते रहोगे, आपकी चीजें तैयारी हो जाएंगी। और पेपर के टाइम पे आपको हिंदी की और जीएस की भी मैराथन क्लास करा देंगे, जिससे आपको कवर हो जाएंगे। अगला है, रेतीली भूमि में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली तथा शीघ्र पकने वाली खरीफ की दलहनी फसल कौन है? तो आप क्या बताओगे? चावला, मूंग, मोट, उड़द। तो रेतीली जो भूमियों में सबसे अधिक उगाई जाती है, तो क्या बताओगे हम लोग? मोट की एक फसल होती है। कौन सी? मोट। रेतीली भूमि का राजस्थान में पाई जाती ज्यादातर है। अच्छा, कॉलर राट। एक कॉलर राट एक सेब में भी होता है, याद रखना। कॉलर राट सेब की भी एक बीमारी है, लेकिन ऑप्शन के देख के अकॉर्डिंग बताएंगे। कॉलर राट जो होती किस फसल से संबंधित है? तो क्या बताओगे? यह अंकुरण के बाद स्पर्जिलस नाइगर, ये याद रखना। कॉलर राट जो होता है किसके कारण? स्पर्जिलस नाइजर नामक फफूंद से होता है। किसे? स्पर्जिलस नाइजर नामक फफूंद, जो काली जड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बचाव के लिए में कार्बेंडाजिम की 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम या ट्राइकोडर्मा 6 से उपचारित करता है। खड़ी फसल में 0.3% कार्बेंडाजिम को सोयल ड्रेंचिंग करते हैं। तो कॉलर राट जो होता है किस फसल में लगाया होता है सबसे अधिक? तो क्या बताओगे आप लोग? यह मूंगफली में लगता है। किस में? मूंगफली में लगता है। साइलेंट कर दीजिए। और अगर यहीं भी फलों वाली खेती होती है तब सेब के लिए बताते हैं। किसके लिए बताते हैं आप लोग? सेब के लिए बताते हैं। एप्पल माने सेब। अगला है, जड़िया एक उन्नत किस्म इंप्रूव्ड वेराइटी है, तो ये कौन सी है? आरएमओ 40 या मोठ की उन्नत किस्म है। किसकी है? किसकी है? मोठ की उन्नत किस्म है। तो जड़िया एक उन्नत किस्म किसकी है? मोठ की है, अगर आपसे कोई पूछे। ठीक। अगला है, मूंग की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? जो मूंग की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? सी ऑप्शन होता है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक। मूंग की बीज दर कितनी होती है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगला है, मक्का का ओरिजिन प्लेस, मक्का का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? मध्य अमेरिका होता है। कहां था? मैक्सिको या अमेरिका बता दोगे। मक्का एक हमारा C3 प्लांट है। एक C3 प्लांट होता है, एक C4 प्लांट होते हैं। मक्का के पौधे में क्या निकलता है? पहले सिल्क निकलता है कि नरमंजरी निकलती है कि दोनों एक ही समय निकलता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताओगी जो है पहले नरमंजरी निकलता है। क्या निकलता है पहले? नरमंजरी। फोटो पीरियोडिज्म के अनुसार, गेहूं दीप्त काल के अनुसार, ठीक, अल्प दिवस एसडीपी ये कैसा है? क्या एलडीपी है, दीर्घ दिवस पौधा है कि अल्प दिवस पौधा है, तटस्थ दिवस, इनमें से कोई नहीं? तो इसके बारे में देखिए। मुख्यतः रबी की फसलें किसकी होती है? एलडीपी होते हैं। कैसी होती है? एलडीपी मतलब दीर्घ दिवस मतलब इनके लिए क्या दिन बड़े चाहिए होते धीरे धीरे। तुमने देखा रबी हमारे गेहूं को ले लिया मार्च अप्रैल में करते हैं, है ना? तो उसके लिए दिन बड़े होने चाहिए। इन्हें पुष्पन के लिए क्या 14 घंटे से ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तुमने देखा जब हमारे पुष्पन मतलब जनवरी फरवरी से मार्च में हमारे निकलते हैं तो उसमें अधिक की आवश्यकता होती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर और प्रकाश की। तो गेहूं, जो जई, सरसों, चना, मसूर, तो ऑप्शन आ जाएगा क्या? दीर्घ एलडीपी होते हैं। अगला है, वह तापमान जहां तक वायु को ठंडा करने पर संतृप्तकरण हो जाता है, मतलब तो उसे कौन सा पॉइंट बोलते हैं?
एक मेल्टिंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यू पॉइंट। मतलब वह तापमान जहां तक वायु को ठंडा करने के लिए आवश्यक हो जाता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे, उसे ड्यू पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं उसे हम लोग? ड्यू पॉइंट बोलते हैं। आगे देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या बढ़ता है कि घटता है? तो याद में ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है कि बढ़ता है, स्थिर हो जाता है? तो स्थिर तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऑप्शन ही नहीं। जब ऊंचाई दाब बढ़ने पर एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक, तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कैसा आता है? घटता है। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या बढ़ता है, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक, अगला है, स्ट्राइगा या रूखड़ी की जातियां कैसी होती हैं? तो देखिए, रूखड़ी, बाजरा, ज्वार आदि में खरीफ। तुमने देखा रूखड़ी मतलब इस तरीके की होती है, क्या है? धान फसलों का अल्प जड़ परजीवी खरपतवार है। रूखड़ी की जड़ों में स्ट्रीगोल नामक तत्व पाया जाता है। कौन सा? स्ट्रीगोल नामक जर्मिनेशन सुसाइडल तत्व पाया जाता है। आगे देखिए, अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो इसका स्ट्राइगा रूखड़ी जो जातियां पाई जाती है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? आंशिक जड़ परजीवी होते हैं। कैसे होती है? आंशिक जड़ परजीवी होती है। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? तुमने देखा होगा कि पुराने समय में जब इंसानों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, तब एक एरिया की नदी के किनारे के जंगल को साफ करके वहां पर फसलों, जंगल को काटकर वहां पर खेती करते थे। वो खेती जब तक करते थे जब तक भूमि वहां की फर्टाइल होती थी। जब वहां की सोइल फर्टाइल कम होती चली हो जाती थी, तो वहां से हटकर फिर दूसरे जंगल को काट करके वहां पर खेती करना की जाती। और नदी किनारे इसलिए करते, वहां इरिगेशन आसानी से हो जाता था। तो उसे शिफ्टिंग मतलब जब तक सोइल हमारी फर्टाइल होती थी वहां पर मेरी क्या फसल उगाएंगे, और जब हमारी वहां से सोइल क्या होगी, अनफर्टाइल होती चली जाएगी, तो वहां से हम लोग क्या दूसरी दूसरी जगह पे फसल को उगाना चालू कर देंगे। यह भी अभी भी कहां पर यूज की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो विस्तृत रूप से प्रचलित है? तो क्या बताओगे? देश के उत्तरी पूर्वी भाग में, असम में, मेघालय में, झारखंड में। असम, मेघालय, झारखंड आ गए, जंगलों को नष्ट करके धान की खेती करते हैं, जो प्रत्येक 1 से 2 वर्ष बाद उसकी क्या होती है, उर्वरा शक्ति, फर्टाइल क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। तो खेत बदलकर दूसरी जगह पर नष्ट करके धान की खेती करना चालू कर देते हैं। तो क्वेश्चन आता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ की जाती है अभी भी? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, असम, मेघालय, झारखंड के राज्यों में, है ना। अगला, तो हमने बताया लाइसीमीटर से क्या नापते हैं? तो याद है, वास्पोमीटर से, वास्पोसर्जन किसे मतलब फोटोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? फोटोमीटर से नापते हैं। अब लाइसीमीटर नापने के काम आता है, तो लाइसीमीटर जो होता है धातु के छिद्रित पदार्थ होते हैं, जिसमें मिट्टी के भरकर पौधा और पानी दिया जाता है। इसे मृदा द्वारा विच्छेदन और ह्रास, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन को नुकसान, जो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसका नुकसान को नापा जाता है। याद रखना, क्या? वाष्पोत्सर्जन के नुकसान को मापा जाता है, कि मतलब कितना नुकसान हो रहा है इसके बारे में। ठीक, अगर बात करते हैं एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? वायु की गति नापी। एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? यहीं पर आ जाता है कि मृदा में नमी किससे नापी जाती है? तो क्या बताओगे? टेंसियोमीटर के द्वारा नापी जाती है। अगला देखिए, न्यूनतम तापमापी में क्या भरा रहता है? तो एल्कोहल अधिक ठंड में जमती नहीं है, इसलिए मिनिमम थर्मोमीटर में काम में लिया जाता है, जबकि मैक्सिमम थर्मोमीटर में मरकरी भरी जाती है। ठीक, तो न्यूनतम तापमापी में कौन सा भरा जाता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे कि पारा, एसिड, एल्कोहल की जल। तो क्या भरा जाता है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? एल्कोहल को भरा जाता है। किसको? एल्कोहल को भरा जाता है। अच्छा, आईएमडी। आईएमडी अगर बात करें, एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक इंटरनेशनल होता है मेट्रोलॉजिकल में, एक इंडियन। तो इंडियन की बात करें क्या? जोधपुर, चेन्नई, पुणे, मुंबई।
अगर बात करते हैं अभी कहां पे है और पहले कहां पे था, तो सबसे पहले आईएमडी जो हुआ करता था, तो आपसे कोई पूछे पुणे महाराष्ट्र में, कहा पुणे महाराष्ट्र में है। अब तो इसकी बहुत ज्यादा हर जगह ब्रांचेस हैं। अच्छा, वायुमंडल में आयतन के आधार पर नाइट्रोजन की मात्रा, तो हमें पता हमारे वायुमंडल में 78 से 79% मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लेकिन पौधे नाइट्रोजन गैस को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए उसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अब भुजा के नाइट्रोजन का आयतन की मात्रा कितनी बताओगे? तो आयतन के आधार पर गैस की नाइट्रोजन कितनी होती है? 78 पॉइंट होती है। और बात करें 0.3% क्या होती है? और 20% क्या होती है? ऑक्सीजन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो क्या लिखा है? 20 पॉइंट ऑक्सीजन होती है, जबकि ठीक 0.1% आर्गन होगी और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और इसमें भी फिर और ज्यादा 0.11 के करीब में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। अगला है प्रकाश सक्रिय पीआर विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो क्या बताओगे? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 400 से 700, ठीक, 700 से 1000 की 400 से ज्यादा, कौन सा? अब 0.4 से 0.7 म्यू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? है और आपसे कोई पूछे, इसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है अगर आपसे कोई पूछेगा, तो आप बताओगे 400 से 700, ठीक, या 0.4 से 0.7 म्यू होता है। अगला, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 8 से 10 किलोमीटर, 17 से 18, 25 से किलोमीटर, 32। तो ध्रुव के क्षेत्र में क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर कितना होता है? 18 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल विस्तृत होता है, ठीक। अगर बात करता है यहाँ पे ध्रुव क्षेत्र में, तो क्या बता दो? ध्रुव क्षेत्र में 8 किलोमीटर, तो ऑप्शन 8 वाला भी है। हमने किसकी बात करी? भूमध्य रेखा पर, तो 17 से 18 किलोमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन सी प्रजाति दलदल भूमि हेतु उपयुक्त है? और दलदल के लिए सेलिक्स स्पेसीज, ठीक, तो क्या बताओगे? या प्रोसोपिस सिनेरिया, एकेसिया टोर्टिलिस, या एल्बीजिया लेवेक होती है। तो 75 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताओगे? सेलिक्स स्पेसीज होता है। कौन होता है? सेलिक्स स्पेसीज होता है। अगला हमारा है, किसान को हाइब्रिड वैरायटी के बीज को आवश्यक बदल देना चाहिए। अच्छा, हाइब्रिड वैरायटी कब? प्रत्येक हर साल बदलना चाहिए कि 2 साल बाद, कि 4 से 5 साल बाद, या बदलने की कोई आवश्यकता नहीं? तो बदलने की आवश्यकता तो है, क्योंकि हमारी नई नई वैरायटियां आती रही है। तो क्या बताओगे? प्रत्येक साल में हमें बदलना चाहिए। कितने साल में? प्रत्येक साल में अगला चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा तुमने अच्छा एक चीज देखी होगी, जो मम्मी लोग खाना बनाती है, तो मम्मी लोग खाना बनाने के लिए आटा मारती है। आटा मारने की गूंदने, जिसे गूंदने कह देते हैं, गूंदने के बाद 10 मिनट तक रख देते हैं, लेकिन उनको साइंटिफिक रीजन नहीं पता है। मम्मी को इतना पता है कि आटा अगर मार के रख देंगे, मतलब गूंद के रख देंगे, तो रोटी अच्छी बनेगी। हमें साइंटिफिक रीजन पता, क्यों? क्योंकि उसमें एक ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती, उसके कारण ऐसा होता है। समझ गए? तो क्या बताओगे? कौन सी? ये क्या करता है? लचीला होता है। जो चपाती बनाने के लिए आवश्यक होता है, परंतु कुछ बच्चों की वृद्धि को भी प्रभावित करता है। इसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में ऐसा। तो समझ गया? मम्मी लोग अगर पूछे तो बता देना, मम्मी हम क्यों आटा मारने के बाद रख देते हैं, ना। अगला है, 6 रो वाले जो का वनस्पति नाम बताइए। अच्छा, 6 पत्तियों में कौन सा होता है? तो क्या बता, भारत में 90% क्षेत्र में 6 रोड वाली जौ की ही खेती की जाती है। किसकी? जौ की। अब देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन बदल दिया। यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे साइंटिफिक नेम हमें तो फसल का नाम पता होना चाहिए, उसके बाद हमें क्या इसका साइंटिफिक नेम भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो क्या बताओगे? जौ का जो साइंटिफिक नाम का हॉर्डेरियम वल्गेर होता है। क्या होता? हॉर्डियम वल्गेर होता है। कोई पूछे 6 रो में कौन सी फसल बोई जाती है, तो जौ उगाई जाती है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? हॉर्डियम। जबकि 2 रो में बोल अगर बोले, किसमें? 2 रो में, तो प्रजाति कौन सी होती? हॉर्डियम डिक्टोन। कौन सी होती?
हॉर्डियम डिक्टिकोन। आप लोग बताना इसका बेसिक स्ट्रक्चर का नाम बताना, बेसिक नाम बताना। जैसे हॉर्डियम बल्गेर जो का, इसलिए हॉर्डियम डिस्टिकोन का भी साइंटिफिक नेम आप लोग मतलब बेसिक नेम बताना। अगला है, राजस्थान में गन्ने की औसत बीज दर कितनी होती है? अच्छा, राजस्थान में भी गन्ना उगाया जाता है, तो गन्ने का साइंटिफिक नेम सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। और गन्ने का जो रेड रॉट होता है, इसका साइंटिफिक नेम कोलेक्टम फल्केटम होता है। इसके उपचार के लिए एविलाल का प्रयोग करना चाहिए बुआई के समय ही। तो राजस्थान में गन्ने की औसत बीज दर की बात करेंगे तो अगर राजस्थान का एरिया, अगर गन्ने की बेसिकली बोले तो 25 से 30 हजार टुकड़े चाहिए होते हैं। अब राजस्थान के लिए बोला गया है तो क्या बताओगे, 40 से 50 हजार टुकड़े। वहां पे कुछ कुछ क्या होता है, जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो इसलिए में ज्यादा गन्ने के टुकड़े डालने पड़ते हैं। अगर बेसिक बोलेंगे तो 25 से 30 हजार या 35 से 40 हजार टुकड़े होते हैं। और अपने उत्तर प्रदेश की बात करें खेती के लिए तो क्या बताओगे, 35 से 40 हजार टुकड़े 3 आंख वाले पर्याप्त होते हैं। अगला है टीएमए है ना, की स्थापना तिलहन, भारत में तिलहन फसलों पर तकनीकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1986, 1966, 76, 96। तो आप बताओगे कब हुई थी? और आपसे कोई पूछे 1986 में, कब हुई थी? 1986 में। इसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, मतलब एक चेक करता है कि हेल्थ के बारे में, जो फूड इंस्पेक्टर होता है कि क्या क्या में मैंडेटरी होते हैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का दैनिक भोजन दलहन पल्सेस की मात्रा कितनी, मतलब कितनी हमें WHO के आधारित पर कितनी देनी चाहिए प्रति दलहन की सिफारिश की गई है। तो आप बताओगे कितनी देनी चाहिए? 64 ग्राम पर डे, 40 ग्राम, 80 ग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो कितनी देनी चाहिए अगर आपसे कोई पूछेगा? 40 ग्राम। अगला है, भारत में गन्ने से शक्कर की रिकवरी का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो हमें पता 8 से 10% होता है। कितना होता है भारत में गन्ने की प्रतिशत मात्रा? अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? लेकिन रिकवरी की मानेंगे तो 10 से 15%। 10 से, क्योंकि अगर एचएफ कोई बोलेगा तो 11 पॉइंट कुछ होती है। कितनी होती है? 11 पॉइंट कुछ % होती है। अरे बोला। अगला है, अलसी की फसल में इष्टतम पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 65,000, 1,80,000, 2,70,000, 3,33,000। तो अलसी की के लिए जो होती है, आप बताओगे क्या? इष्टतम पौधों की संख्या 3,33,000 होती है। कितनी होती है? 3,33,000 होती है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन के करीब करेंगे, मतलब 50 क्वेश्चन कल के, 50 क्वेश्चन आज के, मतलब इस तरीके से 50-50 हमें याद भी हो जाएंगे। और बहुत आराम से करा रहा हूं। अगर आप एक बार खाली 2 बार इस क्लास को अगर ध्यान लगा के सुन लोगे तो 50% आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कुसुम का तेल खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है और अधिक मात्रा में उपस्थित निम्न पदार्थ के कारण होता है। तो क्या बताओ? कुसुम के तेल में लियोनिक एसिड 78.5% होता है। कितना लियोनिक एसिड पाया जाता है जो तिलहनों में सर्वाधिक होता है। या PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। कौन सा होता है? पॉली अनसैचुरेटेड, असंतृप्त फैटी एसिड होने के कारण हृदय रोगियों के लिए सर्वोत्तम है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कुसुम का तेल किस प्रकार के मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है बीमारी के लिए? तो क्या बताओगे? हृदय रोगियों के लिए होता है। जबकि अलसी के तेल में ओमेगा 3 होता है जो वसी अम्ल ज्यादा पाए जाने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अलसी के तेल में 66% क्या होता है? लियोनिक अम्ल पाया जाता है। कि अलसी के तेल में कितने % होता है? तो क्या बताओगे? 66% होता है ना। जबकि बात करेंगे सूरजमुखी के तेल में कितना होता है? 68% होता है। सूरजमुखी के तेल में ज्यादा होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बताओगे? लियोनिक एसिड होता है। कौन सा? लियोनिक एसिड होता है। ए ऑप्शन इज द। आओ ना कभी हमसे भी मिल ले। ठीक। राजस्थान के लिए जो कि लवण रोधी, मतलब लवण रोधी किस्म कौन सी है राजस्थान के लिए? तो RBD1, RD31, BL2, ये राजकिरण। तो आप बताओगे इसके लिए जो होती है कि राजस्थान के लिए तो BL2 होती है। कौन सी होती है? BL2 होती है। अगला है, माइनर मिलेट फसल जो सूखा प्रतिरोधी हो,
तो सूखे प्रतिरोधी मतलब सूखा सहन करने की उनके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो कोदो, कोदो एक फसल का नाम होता है। कौन सी? कोदो। ऐसी ऐसी फसल है, आपने भी है रागी। अब भी थोड़ी सी कम उगाई जाती, पहले जमाने में मतलब 10-20 साल ज्यादा फसलें उगाई जाती थी। अफीम में प्रमुख एल्कलॉइड होता है। तो अब हमें पता तंबाकू में कौन सा होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो तंबाकू में तुम्हारा निकोटीन होता है। और बात करेंगे अफीम में तो आप बता दोगे क्या, मोरफिन होता है। कौन सा होता है? मोरफिन होता है। अच्छा आलू, तो आलू का जो साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। आलू के बीज कंद की प्रति हेक्टेयर औसत बीज दर कितनी होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो कितनी होती है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे कि 15 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। आप लोग बताना आलू जैसे CPRI होता है, सेंट्रल CP, क्या बताओगे? CPRI सेंट्रल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कल्याणपुर कानपुर। इसी प्रकार से सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वो भी आप लोग बताओगे। आलू का जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये चीज आप लोग कमेंट करके बताना। फिर क्या है? TDC की सहायता से तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निम्नलिखित की सहायता से स्थापित हुआ है। यूएनए, ठीक, रॉक फेलर फाउंडेशन या वर्ल्ड बैंक या FAO के तहत। तो बताओगे जो TDC होता हमारा किसके तहत हुआ है? तो आप बताओगे क्या? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इक्रिसेट बहुत आती एग्जाम में, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च एंड एरिड सेमी, ठीक। तो इसकी स्थापना अनुवांशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई थी। एक एक्रीसेट की अगर कोई पूछे तो इसके तो ये किसके लिए उपयोगी होता, अगर आपसे कोई पूछेगा तो 5 फसल, तो क्या बताओगे? ठीक, तो बाजरा ज्वार के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए? है ना। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या बताओगे? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे? हैदराबाद में, ठीक। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में 5 फसलें निकाली गई थी। कौन सी? बाजरा ज्वार मूंगफली चना और अरहर। बाजरा ज्वार मूंगफली मतलब बाजार गए, जहां बाजार, क्या बताओगे? बा और ज्वार गए, कहां गए? बाजार गए, वहां से क्या लेके? मूंगफली और चना अरहर लेके आए। क्या? बाजार गए, वहां से मूंगफली चना और अरहर लेके आए। क्योंकि क्यों? वो सूखा मतलब हमारी भूख को क्या कर देती थी? सुखा देती थी, कम कर देती थी। इस तरीके से आप याद कर लोगे। एल्फाल्फा एक फलीदार पौधा जिसका प्रयोग से क्रॉप रोटेशन किया जाता है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? फसलों को हेर फेर की बोना, है ना। जैसे मान लो हमें एक वर्ष में कौन कौन सी फसल को बोना है, उसे क्रॉप रोटेशन, फसल में क्या फसलों की संख्या बटे फसल के वर्ष मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो। तो अगर जो हमारे अल्फाल्फा एक फलीदार पौधा है, इसके प्रयोग से क्रॉप रोटेशन किया जाता है। तो किसके लिए? मिट्टी के जल अंश की पूर्ति करने के लिए, या इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जल या क्षरण की रोकथाम करता है, मिट्टी में गंधक अंश की प्रतिपूर्ति करने के लिए, या मिट्टी में नाइट्रोजन की अंश की प्रतिपूर्ति करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 91 का हो जाएगा। तो क्या बताओगे? मिट्टी में नाइट्रोजन अंश की प्रतिपूर्ति करने के लिए। किसकी? नाइट्रोजन अंश की प्रतिपूर्ति करने के लिए। अगला है, गेहूं बीज के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी होती है? मतलब गेहूं का जब हमें बीज बोना, गेहूं बीज अधिकतम मतलब मैक्सिमम मॉइस्चर कितनी होनी चाहिए? अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 11 से 12%। कितनी होनी चाहिए? 11 से 12% होनी चाहिए। अगला, चूहे का दैनिक खाना खाने की क्षमता होती है। अच्छा, चूहे राजा कहाँ चले, बारात में चले। उसके शारीरिक वजन का 35%, शारीरिक वजन का 30%, क्या 10%। तो चूहा भाई अपने वजन से बहुत ज्यादा खा लेता है। अगर आप देखोगे तो क्या बताओगे? चूहे का जो होता है
अपने शरीर के वजन का 10 गुना। मान लो वो 1 किलोग्राम का है तो कितना खाएगा? 3 किलो। मतलब सॉरी, उसके शरीर का क्या है? 10%। मतलब एक का अगर 10% 0.1 आ जाएगा, मतलब 1.1 आ जाएगा, है ना, सॉरी, ठीक। और परसेंटेज में निकालोगे, मतलब 10 का मतलब होता है 0.1, ठीक। फिर क्या, रागी अच्छा स्रोत है किसके लिए? रागी में क्या है? आयरन पाया जाता है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन। तो आप बताओगे जो रागी में सबसे अधिक पाया जाता है क्या? आयरन ज्यादा पाया जाता है, लोहा बहुत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगला है, मक्का का मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है? जैसे गेहूं में हमारी ग्लूटीन पाई जाती है, इसी तरीके से मक्के में जो हमारी प्रोटीन होती है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? जीन नामक प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? जीन नामक प्रोटीन होती है। कौन सी? जीन नामक प्रोटीन होती है। आगे देखिए, सर्वाधिक बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो बीटा कैरोटीन जो पाया जाता है, अगर बात करेंगे गेहूं में, शक्कर में, या अंडे में, या हरी पत्तीदार सब्जियों में, तो आप बताओगे कि हरीदार पत्ती सब्जियों में सब में पाया जाता है। किसमें? हरीदार पत्तियों में। अगला है, निम्न में से कौन सा पौधा परजीवी स्तंभ का पूर्ण परजीवी मतलब पैरासाइट है? तो पैरासाइट हमने कल भी बताया था, पैरासाइट होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे तो आप क्या बताओगे? रूखड़ी, लॉरेंथम, औग्या, अमरबेल। तो 97 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताओगे? औग्या होता है। कैसा होता है? औग्या। सल्फर में कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है? मतलब सल्फर किस अमीनो अम्ल का मुख्य घटक है? तो सल्फर में 3 अमीनो अम्ल पाया जाता है, याद रखना। कास्टीन, ठीक, कास्टाइन और मिथियोनाइन, ये 3 आवश्यक घटक होते हैं। तो इसमें कौन सा है? ठीक, तो क्या बताओ? सिस्टीन है हमारा। सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनाइन, ठीक। तो कौन सा हमारा है? सिस्टीन। तो आपसे मुझे सल्फर में कौन से? सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनाइन। सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनाइन होते हैं, ठीक। अगला हमारा, हार्मोन जिसके संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक होता है, मतलब उसका क्या है? संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। तो आप बताओगे क्या? थायरोक्सिन। किसके कारण होता है? थायरोक्सिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, बीजों को सुखाने के लिए उच्च तापमान सीमा मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 60 होती है। और अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से इसी प्रकार से तैयारी करनी है, एक बार जरूर बताना क्लास कैसी लगी। जो भी बच्चे हमारे पेड कोर्स में अभी भी नहीं ज्वाइन हुए, एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा, अगर आप लोगों ने लास्ट तक अभी तक क्लास देखी है, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी का इस बार आने को सुनने को मिल रहा है, जैसा कि हमें पता चल रहा है कि पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो हमें पता आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कॉलेजों में अभी भी क्लासेस नहीं चल रही है, क्योंकि शीतकालीन छुट्टी पड़ी हुई है, और आपके पेपर जो 12 या 15 जो भी हो, अभी डेट कंफर्म नहीं, ना तो अभी आपका एडमिट कार्ड आए, कोई बता रहा कि 12 से 13 से, वो अभी कंफर्म नहीं मानते। लेकिन जो भी बच्चे अभी भी पेड कोर्स में नहीं ज्वाइन है, तो वो ज्वाइन हो जाए। आपको लाइव क्लासेस ऐप के अंतर्गत मिलेंगी, डिजिटल बोर्ड की क्लासेस। तो ज्वाइन होने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, क्या बताओगे? 9639569744। तो जल्दी से इस वाले ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, मैं आप वहां पे आपको पूरी हमारी टीम के द्वारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।